जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास लगाते हैं और हमारा ये तीसरा सेट है। तो यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो जो है कि नहीं देखा है तो आप सभी ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको जो है कि मतलब प्रैक्टिस बढ़िया हो सके, ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो है कि आपका हर चैप्टर का जो है कि आपका बार बार रिवीजन जो है कि होते रहे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ में जो है कि बिल्कुल ट्रिकी मेथड डिस्कस करता हूं, ठीक है। और मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे आप जो है कि एग्जाम में अप्रोच कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 सेमी की परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, मेंसुरेशन के सवालों को बनाने का एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है ना, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और वहीं से सवाल बनना शुरू हो जाता है। बस याद रखिए, कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वहीं से सवाल बनना शुरू होता है। मेंसुरेशन का खास करके यही ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त, मतलब परिधि के दे दिया गया है हमें। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका मान कितना दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ पे हमारा दे दिया है 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। यदि हम इसको और यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 22 बटे कितना आ जाएगा 7, अब गुने r बराबर 22 सेंटीमीटर यदि इसको लिखेंगे तो 22 तो ऐसे ही कट गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, r से गुना मतलब 2, 7 यहाँ आ जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो मतलब r बराबर क्या आ जाएगा 7/2। ये निकल के आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, त्रिज्या। जब प्यारे दोस्तों हमारा त्रिज्या निकल के आ गया तो हम क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना निकला 7/2। इस पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे 7/2। बस एक साथ कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे, यहाँ पे 11 बार में कट जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11×7 = 77/2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 × 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 8 = 16, 38 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी से है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से है। देखिए लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 142, 148, 154 डैश का 12वां पद क्या होगा। देखिए इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद रखना है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो nवां पद जब भी निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले एपी का एक फॉर्मूला होता है, याद होता है tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, nवां पद जो पद हमें निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है 142 सीरीज दिया गया है। उसके बाद ये 148, उसके बाद क्या दिया 154, उसके बाद डैश डैश करके कहाँ तक गया गया है बताइए, इधर 12वां पद दिया गया, 12वां पद दे दिया गया है। मतलब 12वां पद का मतलब क्या, ये n का मान आपका दे दिया गया 12, ठीक है। तो देखिए n का मान इसमें दे दिया गया हमारे पास। देखिए n का मान कितना हो गया हमारे पास 12। उसके बाद है ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद जो पहला पद होता है वही होता है ए, यानी कि क्या दिया है 142। और उसके बाद हमारा डी होता है सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। यदि हम दो लगातार पदों को अंतर यदि समान होता है, और एपी में ये खास करके होता है, याद रखिए, जब दो लगातार पदों का अंतर समान आता है तभी वो श्रेणी किस में होता है, एपी में। और यहाँ तो हमें बोला गया समांतर श्रेणी दिया ही गया है पहले से, तो ये हमें सोचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर करेंगे कितना आएगा 6 का, और यहाँ पे भी करेंगे 6 का अंतर आएगा। तो देख सकते हैं डी का मान कितना आएगा 6। बस वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल जाएगा। एन का मान 12 मान निकाला है तो टी 12 लिखेंगे, बराबर ए का मान कितना है बताइए, ए का मान है 142 अब प्लस n-1 होता है, n-1 तो 12 - 1 कितना है 11, ठीक है। अब गुने डी का मान कितना है 6, बस सॉल्व कर दीजिए। 142 अब प्लस गुना करेंगे 66 और जोड़ देंगे 6 2 8, 6 4 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 208 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है अलजेब्रा से, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन किससे, अलजेब्रा से। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए जब आपको स्क्वायर वाला सवाल आ जाए ना अलजेब्रा में, तो सिंपल सा एक फंडा याद रखिए, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है a-1/a इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है, और हमें पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस है तो अब देखिए क्या करना है, जब स्क्वायर है तो क्या करना है, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करना है, मतलब जो संख्या दिया है ना तो n का स्क्वायर करना है, अब प्लस क्या करना है, 2 कर देना है। यदि माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, यदि यहाँ यदि प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। यदि प्लस, ये माइनस वाले के लिए ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाले के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप जो याद रखिएगा। बस n का जगह पे कितना 7, तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ माइनस वाला तो ये प्लस हो जाएगा। n का स्क्वायर मतलब 49 और प्लस कितना 2 करें कितना आएगा, 51। तो 51 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 51 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि इसी में मान लेते हैं, यदि माइनस वाला होता, सॉरी ये प्लस वाला होता तो क्या होता, यहाँ पे क्या होता, देखिए 49 और -2 हो जाता, ये कितना हो जाता बताइए, ये हो जाता 47 हो जाता हमारा उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आप जो कि कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए बेसिक भी इसका हो सकता है, लेकिन बेसिक आप नहीं समझिए, मतलब कुछ नहीं है, स्क्वायर वाला है तो ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है कि ट्रिगोनोमेट्री से, अगला क्वेश्चन देखिए त्रिकोणमिति से है, तो आप भी इसे सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। देखिए कहा क्या गया है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मान निकालना है, और क्वेश्चन दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और उसके बाद प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब बटे में दिया गया, ध्यान दिएगा, यहाँ पे बटे में दिया गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, ऊपर को तो छोड़ दीजिए, अभी नीचे में मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब थीटा का वैल्यू सेम होता है ना, इसका मान हो जाता है 1, कुछ नहीं है। एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कहीं भी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये याद रख लीजिए, मतलब थीटा का मान जब समान होता है इसका मान 1 होता है। यहाँ भी देखिए थीटा का मान समान है तो नीचे वाले का मान 1 हो जाएगा, तो कोई कुछ नहीं करना है, अब बस ऊपर वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना है। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इस पे स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का, ठीक है, सेक 30 डिग्री। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, ऐसे याद रखें, कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए, इसका होता है √3/2, तो √3 बटा कितना होता है 2 होता है। यदि सेक का बात करें इसका उल्टा हो जाएगा, बस सेक 30 डिग्री का कितना हो जाएगा उल्टा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यदि कर देंगे 4 बटा कितना 3 आ जाएगा। डायरेक्ट देख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 4/3 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4/3। और यहाँ पे माइनस कितना है, -45, tan 45 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का तो 1 हो ही गया, कुछ नहीं करना है अब। तो 5/4 अब प्लस 4 × 16/3 -1। अब इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 12, 4 × 12 और 5 × 15 और प्लस 3 × 4 = 12, 16 × 4 = 64 और -12 हो गया। ये इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी तो आता है। अब देखिए 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी प्लस में 3 बचेगा, और प्लस में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 67/12। तो 67/12 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए आप, 67/12 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में इसका आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपका जो है कि ये प्रॉफिट लॉस से है, देखिए लाभ हानि से है। आप इसे सॉल्व करके बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक जो कि क्रॉस का चिन्ह लगाना है बस, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा।
देखिए क्या होगा, जैसे बोला मैं वैसे लिखते चलेंगे। तो क्या बोला, 1 रुपये में 5 की दर से 5 पेन खरीदता है, तो 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, ये रुपया है, ठीक है, और ये क्या है, वस्तु है। ये बात याद रखिए, ठीक है, वस्तु, रुपया ये वस्तु, 1 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा। और आगे क्या बोला गया कि 1 रुपये के 4 बेचता है, मतलब 1 रुपये के 4, मतलब 1 रुपये में 1 रुपये के कितने बेच देता है, 4 वस्तु बेचता है, 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है, इस तरीके से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखेंगे, जब हम इस रुपये के लाइन को गुना करेंगे, रुपया वाला लाइन ये है, यदि हम रुपये वाले लाइन को गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू किसका मिलता है, ये मिल जाता है क्रय मूल्य का, रुपया का मान क्रय मूल्य का मिलता है। और यदि वस्तु के लाइन को गुना करते हैं, ये हमारा मिलता है विक्रय मूल्य का। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। व से वस्तु, व से विक्रय मूल्य, रुपया का मतलब क्रय मूल्य, व से वस्तु, व से विक्रय मूल्य, और रुपया का मतलब क्रय मूल्य। तो बस अब इसे हो जाएगा सॉल्व। देखिए 4 गुना 1 कितना, 4, और 5 गुना 1 कितना, 5। तो प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, है ना। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने के कैसे, लाभ कितना का, 1 का, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं 4, तो 4 से सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, आंसर कितना हो गया, 25% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट लॉस से ही है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका यही है आपका, जब भी कभी आप जो कि टेस्ट लगाते हैं या सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले आप क्या करिए पता है, पहले आप क्या करिए कि वीडियो को क्या करिए, रोकिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आए वैसे आपको वीडियो को देखिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्यूशन मत देखिए, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद पहले आप उसको मतलब चेक कीजिए कि क्यों सॉल्व नहीं हुआ और कहाँ पर मैं फंसा, तो फिर आप जो कि वीडियो स्टार्ट करके उसे आप देखिए और फिर जो कि अपना डाउट क्लियर करके चलिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर में एक जो है कि अद्भुत बदलाव आएगा और एक अद्भुत स्पीड आएगा और अपने अंदर में खुद का जो कि कॉन्फिडेंट भी आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन जो कि आप किसी भी तरह का इस तरह से आप जो कि सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए बोला कि एक पेन को 144 में बेचा गया। देखिए बेचा कितने में गया बताइए, तो बोलेंगे सर 144 में बेचा गया है। लेकिन अब क्या कर रहा है, बेचने के बाद क्या होता है, बेचता है इतना में, तो अनुराग को क्रय मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य पर बोला गया है, क्रय मूल्य पर, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य का ही बोल सकते हैं, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि, मतलब क्रय मूल्य का 1/7 की क्या हो गई, इसको हानि हो गई। क्रय मूल्य के 1/7 की क्या हो गई, हानि हो गई, मतलब इतना क्या हो गया, हानि। क्रय मूल्य का 1/7 की क्या हो गई, हानि हो गई। यदि हम क्रय मूल्य के इसके नीचे ले आते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा हानि, अब बटा क्या, क्रय मूल्य, अब बराबर 1 बटा कितना, इसको थोड़ा सा हम छोटा लाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको लाइन छोटा कर दिए तो कितना हो गया, 1/7। मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, हम खरीदे हैं 7 रुपये में और हमें इसको जब हम बेचे हैं इतना में तो हमें कितना की हानि होगी, 1 रुपये की हानि होगी। मतलब 7 रुपये में खरीदे थे और हानि इसको बेचे हैं 144 में, तो हमें कितने की हानि होगी, 1 रुपये की। तो यहाँ पर भी हम जो कि हानि मतलब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। खरीदे हैं 7 रुपये में, बेच रहे हैं जो कि 1 रुपये हानि पर, इसका मतलब कितने में बेचे होंगे, हम इसको 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6, मतलब 6 रुपये में बेचे हैं। और यहाँ पे कितने में बेचे, 144 में, तो बोलेंगे 6 कलम का दाम 144 रुपया हो गया, तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा बताइए। तो 6 से काटेंगे, यहाँ से कट जाएगा, देखिए 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे कि 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 कलम का दाम कितना है, 24 रुपया। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कितना है। तो क्रय मूल्य के पास में क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, 7, तो 7 का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का 24, तो 7 यूनिट का कितना, गुना करिए 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि 168 रुपये या क्या था इसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य कितना था, 168 रुपया। अब बोला गया है, दूसरा विक्रय मूल्य दिया गया है कि यदि हम इसको 189 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। अब खरीदे हैं 168 में और बेच रहे हैं 100 कितना में, 89 में। तो देख लीजिए यहाँ पे 189 में बेच रहे हैं और खरीदे हैं 168 में, तो क्या होगा इसमें लाभ होगा। तो यहाँ पे 1 और कितना, 21, यानी 21 का लाभ हो गया।
क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 21 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। देखिए क्या करना है, 21 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 168, बस सॉल्व कर दीजिए। जैसे इसको 21 8 कितना होता है 168 गुना करेंगे और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना निकल जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ आ गया मैंने क्या किया, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो उसे आप रिपीट जरूर किया कीजिए, जिससे कि आपका जो कि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व कीजिए। देखिए क्या इसका आंसर आएगा, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी तथा रेस्टोरेंट व मॉल जाने पर खर्च करता है। देखिए 10% क्या करता है, खरीदारी और रेस्टोरेंट और मॉल जाने में खर्च कर देता है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। ठीक है, 80% घरेलू खर्च पर व्यय हो जाता है और 10% की बचत होती है। देखिए टोटल जो आय होता है, टोटल जो इनकम होता है, हमेशा याद रखिए कुल जो आय होता है, कुल आय जो होता है, याद रखिए कुल आय हमारा होता है, कुल आय होता है 100%। एक बार याद रख लीजिए। अब आय में 100% में क्या बोला इन्होंने, 10% तो बहुत सारे मतलब खरीदारी प्लस, इसको ऐसे लिखने का तो है नहीं, डायरेक्ट में लेता हूँ। 10% तो इसने क्या कर दिया, 10% क्या कर दिया 100 में से खरीदारी में खर्च कर दिया और रेस्टोरेंट में खर्च कर दिया। खरीदारी शॉपिंग में खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग प्लस रेस्टोरेंट में इन्होंने खर्च कर दिया 10% का। उसके बाद क्या बोला है, और क्या बोला, और जो है कि क्या बोला, शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर खर्च होता है। 80% क्या बोला इसने, खर्च किया घरेलू पर, मतलब घर में खर्च किया, घरेलू कार्यों पे खर्च हुआ 80%। ठीक है, और क्या बोला, और क्या बोला, और 10% बच गया, और 10% का क्या किया इन्होंने बचत किया है। ठीक है, ये मेरा डिटेल लिखा हुआ है इसमें। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये, मतलब घरेलू व्यय कितना है, घरों पर कितना खर्च है, यहाँ पे बोला गया 48। देखिए घर पर यहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग 80%, और यहाँ पर बोला गया कितना खर्च कर रहे हैं आप 48,000 रुपया, मतलब 38% बराबर हो गया 48,000 रुपया। 38% बराबर कितना हो गया 48,000 रुपया। तो हमें मासिक आय निकालना है, तो मासिक आय कितने 100% है ना, 100% का मान निकाल लीजिए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 80% बराबर 48,000 अब बटे 100% का मान कितना आ जाएगा, बस सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 48,000 अब बटे कितना 80 और गुना कितना 100, बस 0 से 0 कटा, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 छः 48, 6 और डबल 0 और गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए गुना करेंगे कितना होगा 60,000। मतलब क्या होगा 60,000 जो कि इसका क्या था आय था, टोटल मासिक इनकम कितना था 60,000। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया प्यारे दोस्तों सभी को। ठीक है, तो 60,000 रुपया क्या हो गया इसका टोटल आंसर हो गया। देखिए आप सभी को सॉल्व मतलब दिखा नहीं होगा, एक बार मैं थोड़ा सा जो कि क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है, एक बार आप सभी देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये आप सॉल्यूशन एक बार आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि यहाँ पे छिप गया था। देखिए मैंने ये बताया था आय 100% होता है। ठीक है, और 10% इसने शॉपिंग पर और रेस्टोरेंट में खर्च कर दिया। अब बाकी बचा कितना, बाकी 90% में से 80% घर में खर्च कर दिया और 10% पे बच गया हमारे पास। और बोला गया इन्होंने खर्च जो किया था घर में वो कितना गया था 48,000, तो यहाँ पे खर्च था 80%, तो 80% बराबर हो गया 48,000 के, तो 100% का मान कितना हो गया 60,000 रुपया। और 100% क्या होता है हमारा आय होता है, ये था हमारा आय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन बोला गया 5100 रुपये को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया तथा बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए मेरे पास में 5100 रुपये हैं, इसको हमें डिवाइड करना है किसमें ए और बी में। 5100 रुपये हैं, ध्यान दीजिएगा 5100 रुपये हैं मेरे पास, और 5100 ही है, 51,000 नहीं है, 5100 है। जब 5100 है इसको हमें दो भाग में बांटना है ए और बी में।
ए और बी में कैसे कैसे बांटना है, देखिए बोला गया 8:9 के अनुपात में बांटना है, 8:9 के अनुपात में। अब हमें बोला गया बांट तो दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इनका क्या बोला है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए ये कितना है बताइए, ये 5100 है, और ये मतलब इन दोनों के इतना के अनुपात में बांटा गया, मतलब क्या है, एक तरह से ये रुपया ही है, ठीक, ये क्या है, रुपया ही है, ठीक है, अनुपात दिया गया है, मतलब इसको 8 रुपया प्राप्त हुआ, यहाँ पे कितना 9 रुपया प्राप्त हुआ, टोटल कितना है 5100 रुपया। यदि हम यहाँ पे इनको योग कर लेंगे तो क्योंकि योग योग बराबर होता है, यहाँ पे कितना मिला है देखिए तो 9 8 17, मतलब 17 कलम का दाम कितना है 51 रुपया है, ठीक है। 17 कलम का दाम कितना है 51 रुपया, तो एक कलम का दाम निकला 17 तिया 51, यानी कि 300 रुपये हो गया एक कलम का दाम, मतलब 17 यूनिट का दाम था 5100, तो एक यूनिट का दाम हो गया 300। तो अब हमें जो पूछेगा वही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, तो बोला गया है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए बी का भाग ए के भाग से कितना है, यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 9 है, इससे कितना अधिक है, एक ही तो अधिक है, और एक का मान तो हमारा ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है, कितना 300, तो बोलेंगे सर 300 रुपया अधिक है, 300 क्या है रुपया अधिक है, 300 रुपया क्या है अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा देख लीजिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखा है ए किसी काम को 12 दिनों में और बी किसी काम को 16 दिनों में, उसी काम को 16 दिनों में कर देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 12 बच्चों के 48, 16 तिया 48, ये हो गया। अब देखिए बात क्या है, काम कैसे करवाना है। मेरे पास में 48 कुर्सी हैं, 48 कुर्सी बनाना है। अब देखिए ए जो है कि एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अब बनाना कैसे कैसे है, बोला गया है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों तक साथ में करते हैं। जब 3 दिनों तक साथ में कर देते हैं, दोनों तीनों मिलकर साथ में करते हैं दोनों मिलकर के, तो हम देख लेते हैं 3 दिन में कितना काम कर देता है ये। एक दिन में ए बनाता है 4 कुर्सी, बी बनाता है 3 कुर्सी, तो जब दोनों मिलेगा एक दिन में कितना बनाएगा 4 कुर्सी, एक दिन में 7 कुर्सी बनाएगा, दोनों मिलकर 4 3 7। अब कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन का काम किया है, तो 3 दिन में कितना 7 21, मतलब क्या है 21 कुर्सी जो कि बना लिया। अब बचा कितना देख लीजिए, घटा लेते हैं, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2, मतलब 27 कुर्सी बचा हुआ है। अब इसको कौन बनाएगा, बोला कि ए छोड़ देता है, मतलब क्या है ए ने छोड़ दिया, तो अब कौन बचा है बी, तो बी ही तो बनाएगा। अब बी की क्षमता क्या देखिए, बी एक दिन में कितना बनाता है 3, एक दिन में 3 बनाता है, बचा कितना है 27 कुर्सी, तो 27 कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 3 से भाग लगा देंगे, एक दिन में 3 कुर्सी 27 कुर्सी कितना 3 नंबर 27, मतलब 9 दिन में, मतलब 9 दिन में ये क्या करेगा शेष काम को खत्म कर देगा, 9 दिन में शेष काम को खत्म कर देगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसका आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक विद्यार्थी ने मुझे ये कमेंट करके पूछ रहा था इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इसी टाइप से इसी से था, ये मतलब छोटा पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी कमेंट में पूछा गया था। तो देखिए मैं इसका बताता हूँ, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी यदि बात करेंगे तो वो 100 से नीचे आएगा 2 अंकों की। देखिए अब देखिए मैं बात करूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इसमें नहीं है लॉजिक नहीं है, तो बाकी 2 सबसे बड़ी वाली जो अभाज्य संख्या है ये 97 होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे साहब सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये 2 होती है। अब देखिए प्यारे सो ये 2 न एक सम संख्या भी होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह
अभाज्य संख्या बोला जाता है इनको, दो को। तो ये होता है आपका, ये दो होता है सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या होती है और सम संख्या होती है, इसलिए इसको सह अभाज्य संख्या बोला जाता है, क्योंकि तो दोनों के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपका निकल के आ गया, क्या इसका आंसर होगा देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा अगला क्वेश्चन का। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। प्यारे दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा जोड़ा जिनका जो कि मौसो क्या हो, एक हो। ऐसा जोड़ा जिनका मौसो क्या हो, महत्तम संवर्धक क्या है, एक है। मतलब जिनमें कोई भी कॉमन नहीं हो, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वही इसका क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। यदि हम ऑप्शन नंबर एक की बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है देखिए, हम तो इसको डायरेक्ट ही हम देख सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। इसका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर सी कैसे लगा दे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप 348 ए ऑप्शन पर चलेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 348 और क्या लिखा हुआ है 296, 348 296। देखिए मैंने क्या बोला, सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका मौसो क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, जिनका मौसो क्या होता है, एक होता है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इनको ध्यान दीजिएगा। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, जब देखिए जब इनको कटाएंगे नहीं, ये एक बार में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इनका मौसो कहाँ से आएगा, यहाँ भी दो कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, तो मौसो इसका क्या जो है कि एक नहीं हो सकता, इसलिए ए नहीं होगा। अब बी पर आ जाइए, बी में क्या कहता है देखिए, बी में भी देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है 114 और क्या है और 213। इसमें हमको जो है कि चेक करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए क्या है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है। जब 3 से कट जाएगा इसका मतलब समझ ये कट रहा है किसी से, तो इसका जो है कि मौसो निकल जाएगा। देखिए यदि हम 3 से विभाजता के नियम से यदि हम चेक करते हैं तो कितना होता है 4 और 2 6। यहाँ पे भी 6 3 से कट रहा है, यहाँ पे भी देखिए 3 और 3 कितना 6। तो प्यारे दोस्तों ये भी दोनों 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, मतलब इसके बीच में 3 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये जो कि सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अब सी पर आ जाइए। अब देखिए सी में देखिए कोई संख्या ऐसा है जो कि कटने वाला है 59 और क्या है 97। कोई संख्या ऐसा दिख रहा है आपको कटने वाला है, दोनों एक अभाज्य संख्या ही है। दोनों क्या है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो है कि अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है, एक होता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यदि लास्ट वाले को भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है, तो 5 से तो दोनों कट ही जाएगा, 5 तो दोनों में कॉमन है ही, इसलिए वो भी आंसर नहीं होगा। डी नंबर भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या है। तो प्यारे दोस्तों यहीं तक था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको बता दिया। मैंने सोचा था कि जो आपके लिए ये क्वेश्चन एक रखूंगा और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा, लेकिन मैंने ही इसका जो आंसर बता दिया, क्योंकि हमें भी पता नहीं चला और मैं बताते रह गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ये था आपका जो कि आज का टेस्ट का सीरीज। आपको ये टेस्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो कि ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मैं आपको अच्छा कंटेंट और भी ज़्यादा टाइम जो है कि दे पाऊँगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बस यही रिक्वेस्ट आप सभी से, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को जुड़ा हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार और मैं बताता हूँ, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है कि टेस्ट का PDF वगैरह आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और क्लासेस का भी जो है कि इन्फॉर्मेशन वहीं पर दिया था टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम हमारा इसी चैनल के नाम से है, बिहार मैथमेटिक्स, BIHAR, बिहार मैथमेटिक्स नाम से सर्च कीजिएगा, मैथमेटिक्स, तो आपको जो है कि ये चैनल का नाम मिल जाएगा। तो वहाँ पे मिल सकता है, या फिर नीचे जो कि कमेंट बॉक्स, ये नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।